वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत के स्वर वर्ण। आप लोगों को यदि संस्कृत कठिन लगती है, संस्कृत के बिगनर हैं, तो आप लोगों के लिए ये चैनल है। और आपको संस्कृत सरलतम भाषा में सीखना है, सरल शब्दों में सीखना है, अच्छे से सीखना है, तो भी ये चैनल आप लोगों के लिए मैं बनाई हूँ। तो आप लोगों का चैनल, मेरे चैनल से स्वागत है। और जितने भी अगल बगल के लोग हैं, सबको जो है संस्कृत पढ़ने के लिए जो है इस चैनल पे जो है आप लोग कर दीजिएगा। और आप लोग भी यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियो पड़े उसका जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए, संस्कृत वर्णमाला के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके पिछली वीडियो में कि संस्कृत वर्णमाला की जो जन्मदाता है कौन है, पाणिनि जी हैं। उन्होंने जो है शिव जी की तपस्या की और शिव जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने 14 बार जो है डमरू बजाया। उन 14 बार डमरू को बजाने पे पाणिनि जी ने उनसे जो है 14 सूत्रों का निर्माण किया। वही 14 सूत्र हमारे क्या हो गए, संस्कृत वर्णमाला के आधार बन गए। अब है आज क्या कि संस्कृत के स्वर वर्ण। तो जैसे हमारा इंग्लिश में A, E, I, O, U ये पांचों वॉवेल्स कहलाते हैं। हिंदी में हमारा अ से लेके अह तक जो है क्या है, हमारा स्वर वर्ण है। जैसे अंग्रेजी में वॉवेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉवेल्स। कौन कौन से हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ठीक है, अंग्रेजी में जिस तरह वॉवेल्स है यानी स्वर वर्ण है A, E, I, O, U, और हिंदी में भी जो हमारे स्वर वर्ण है अ से अह तक, ये हिंदी में स्वर वर्ण है। उसी तरह हमारे संस्कृत में भी संस्कृत के वर्णमाला के स्वर वर्ण है। ठीक है, अब जानेंगे कि संस्कृत में हमारा कौन सा जो वर्ण है वो स्वर वर्ण है। इंग्लिश का भी जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसका भी अपना वॉवेल्स है, हिंदी अल्फाबेट है उसका भी स्वर वर्ण है। उसी प्रकार संस्कृत की जो वर्णमाला है उसका भी अपना एक स्वर वर्ण है। तो कौन कौन से वो स्वर वर्ण है जानते हैं। पहला है हमारा अयुड़। क्या है, अ, ई, उ, ड़। ठीक है, जो हमारा पहला सूत्र है अयुड़, ये किसमें आता है, स्वर वर्ण में आता है। फिर दूसरा है हमारा, जो दूसरा सूत्र है हमारा रिलिक। क्या, रि, रे, क। ये जो दूसरा सूत्र है ये भी संस्कृत का स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है। तीसरा हमारा है ए, ओ, अंगा। क्या है, ए, ओ, अंगा। और फिर हमारा है आय, आओ, च। एवोच भी बोल सकते हैं, या नहीं याद है तो ए, ओ, च ऐसे भी बोल सकते हैं। आपको जैसे सुटेबल पड़े वैसे आप लोग पढ़िएगा। तो ये जो चारों सूत्र हैं कौन कौन से हैं, अयुण, रिलिक, एवोंग, एवोच, ये चारों क्या है, संस्कृत वर्णमाला के क्या है, स्वर वर्ण है। क्या है, स्वर वर्ण है। ये जो हमारा चारों सूत्र है अयुण, रिलिक, एवोंग, एवोच, इसमें जितने भी वर्ण हैं वो सब हमारा किसमें आता है, संस्कृत का स्वर वर्ण कहलाता है। अब इसमें स्वर वर्ण में भी कौन सा ह्रस्व है, कौन सा दीर्घ है और कौन सा जो है, इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो संस्कृत के स्वर वर्ण है वो हमारे शुरू के जो 4 सूत्र है अयुण, रिलिक, एवोंग और एवोच, इन 4 सूत्रों में हमारे संस्कृत वर्णमाला के ये स्वर वर्ण है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो ड़ है, ये जो क है, ये जो अंगा है, ये जो च है, ये क्या कहलाते हैं, हमारे इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इत संज्ञक वर्ण। इनका जो काम है इत संज्ञक वर्ण, इन वर्णों का काम क्या है, प्रत्याहार बनाने के लिए है। ठीक है, तो ड़, क, अंगा, च, इन वर्णों को जब हम लिखते हैं तब नहीं लेते हैं। क्या करते हैं, जब भी हम जैसे अयुड़ लिखे तो इसमें अ, ई, उ यही 3 वर्ण लेंगे, ड़ को छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि जो ये ड़ है क्या है, इत संज्ञक वर्ण है। इसी प्रकार रि, रि, क, इसमें जो क है हलंत लगा हुआ है क में, तो इसको छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इत संज्ञक वर्ण है। इसी प्रकार हमारा एवोंग है, एवोंग में ए, ओ लेंगे, लेकिन ये जो अंगा है क्या है, इत संज्ञक वर्ण है, इसको छोड़ देंगे। इसी प्रकार एवोच है, इसमें जो च है इसको छोड़ देंगे, इस आय और अ को लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो च है क्या है, इत संज्ञक वर्ण है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पाणिनि जी ने 14 सूत्र दिए हैं तो उसमें जितने भी हलंत वाले वर्ण हैं उसको हम नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, उसको हम नहीं लिखते हैं। उसका काम क्या है, प्रत्याहार बनाने के
लिए हैं। इसका काम क्या है? ये जो वर्ण है हलंत वाले, इसको हम क्या नाम देते हैं? इत संज्ञक वर्ण देते हैं। और इनका काम क्या है कि जब हम प्रत्याहार वर्ण बनाते हैं या कोई सूत्र जब निर्माण होता है तो उसमें जो प्रत्याहारों का काम होता है वो इन वर्णों का उस समय प्रयोग लिया जाता है। तो जितने भी हलंत वर्ण हैं 14 सूत्रों में, 14 सूत्र हैं तो 14 क्या है? इत संज्ञक वर्ण भी है, क्योंकि 14 सूत्रों में अंत में हमारा एक ना एक जो है हलंत वर्ण है। तो 14 सूत्र है तो 14 इत संज्ञक वर्ण भी है। पहला प्रश्न तो ये बन जाता है कि जो संस्कृत की वर्णमाला है वो कितने सूत्रों में बटी है? तो 14 सूत्रों में बटी है। उसमें कितने इत संज्ञक वर्ण है? 14 सूत्र है तो 14 क्या है? इत संज्ञक वर्ण भी है। ठीक है, जो इत संज्ञक वर्ण है इनका काम क्या है? सिर्फ सहायता प्रदान करना। ठीक है, और इनका प्रयोग कहाँ होता है? प्रत्याहार बनाने में इनका प्रयोग होता है। अब चलिए जानते हैं कि संस्कृत में कितने स्वर वर्ण है। तो इन प्रश्न ये भी बनता है कि जो संस्कृत वर्णमाला है उसके जो स्वर वर्ण है कितने सूत्रों में है? तो कितने सूत्रों में है? 4 सूत्रों में। पहले सूत्र में, दूसरे सूत्र में, तीसरे सूत्र में और चौथे सूत्र में। तो इन चारों सूत्रों में जितने भी वर्ण है वो हमारे क्या है? स्वर वर्ण है। यानी अ, ई, उ, ये ड़ छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। इसका प्रयोग कहाँ होगा? प्रत्याहार बनाने में। फिर रे, री, फिर आय, आओ, फिर आय और आओ। तो ये जो वर्ण है कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी संस्कृत में जो स्वर वर्ण है कितने हैं? 9 है। कितने हैं? 9 है। यदि सूत्र पूछ जाए, कितने सूत्र, क्या पूछा जाए? सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है? संस्कृत में कितने सूत्रों में, कितने सूत्रों में स्वर वर्ण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 सूत्रों में। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सूत्र, चारों सूत्रों में कौन से वर्ण है? हमारे स्वर वर्ण है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि कितने सूत्रों में ह्रस्व वर्ण है? तो ह्रस्व मतलब क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा। जो हम एक मात्रिक, द्विमात्रिक, अत्रैमात्रिक आधार पे ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत में बांटते हैं वर्ण को। जब पलक हमारी एक बार झपकती है तो उसको एक मात्रा काल का समय बोलते हैं। जब 2 बार झपके कोई भी वर्ण, जैसे हम बोल रहे हैं अ, तो एक बार हमारी पलक झपकेगी। आ बोलेंगे तो हमारी 2 बार पलक। आ को मतलब किसी को हम बुलाते हैं तो लंबे सुर में बुलाते हैं, तो क्या है? वो प्लुत में चला जाता है। तो ये जो वर्ण है कितने भागों में बटे हैं? 3 भागों में, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो जब भी हमारा ह्रस्व स्वर वर्ण पूछा जाएगा तो ह्रस्व स्वर वर्ण में हमारा अ, ई, उ और री, री, ये दोनों आएगा। तो ये जो है कितने सूत्रों में हो गया है? हमारा 2 सूत्रों में हो गया। तो 2 सूत्रों में हमारा क्या हो गया है? ह्रस्व स्वर वर्ण आ गया है। यहाँ पे भी सूत्रों की बात हो रही है। ठीक है, वर्णों की बात नहीं हो रही है। अब आ गया दीर्घ। ये जो ए, ओ, आई, औ है ये क्या है? दीर्घ स्वर वर्ण माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका क्या है? ह्रस्व नहीं बनता है। तो ह्रस्व नहीं बनता है तो इसलिए ये किस में चले जाते हैं? क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो ये भी पूछा जाए प्रश्न कि कितने सूत्रों में दीर्घ स्वर वर्ण है? तो ये भी कितने सूत्रों में है? 2 सूत्रों में है। ठीक है, तीसरा और चौथा में। जो ह्रस्व वाला है पहले और दूसरे सूत्र में है, जो दीर्घ वाला है वो तीसरे और चौथे सूत्र में। ये आप लोगों को प्रश्न क्लियर हो गया? जब सूत्रों के बारे में पूछा जाएगा कि संस्कृत वर्णमाला के जो सूत्र हैं उसमें जो स्वर वर्ण है कितने सूत्रों में है, सारा पूछा जाएगा तब तो 4 बताएंगे। ठीक, यदि ह्रस्व वर्ण पूछ दिया जाए कि ह्रस्व स्वर वर्ण कितने सूत्रों में है तब हम कितना बताएंगे? 2। कौन कौन से? पहले और दूसरे में। तो ये जो अ, ई, उ और री, री है ये किस में जाएंगे? ह्रस्व में जाएंगे। यानी छोटा। ह्रस्व मीन्स क्या होता है? छोटा। या जब हम वर्ण को बोलेंगे तो एक काल का समय लगेगा, यानी एक बार पलक झपकेगा तो उसे हम ह्रस्व में रखते हैं। और जब 2 बार पलक झपकता है किसी वर्ण को बोलने में तो उसे द्विमात्रिक बोलते हैं। और जब 3 बार का समय लगे तो हम उसे त्रैमात्रिक बोलते हैं। तो त्रैमात्रिक को हम प्लुत में मानते हैं और द्विमात्रिक को दीर्घ में मानते हैं और एक मात्रिक को किस में गिनते हैं? ह्रस्व में गिनते हैं। तो ये तो आपका हो गया। अब इसमें वर्ण पूछा जाए, ये किसका प्रश्न बना है? सूत्रों का प्रश्न बना है कि जब भी हमारा प्रश्न बन जाएगा कि कितने सूत्रों में स्वर वर्ण है तब तो चारों का लिया जाएगा। टोटल पूछा जाएगा तब तो चारों बताएंगे। और जब ह्रस्व का पूछा जाएगा तब ये दोनों बताएंगे। और जब दीर्घ का पूछा जाएगा तो ये दोनों बताएंगे। ठीक, अब प्रश्न क्या बनता है इनसे ये और भी जान लीजिए
तो ये तो सूत्रों से संबंधित है कि कितने सूत्रों में जो है कुल जो है स्वर वर्ण बनते हैं और कितने सूत्रों में ह्रस्व बनता है, कितने सूत्रों में दीर्घ बनता है। ये प्रश्न क्लियर हो गया। अब हमारा प्रश्न क्या बनता है कि जो ये हमारा संस्कृत का स्वर वर्ण है, कुल कितने स्वर वर्ण है? क्या बनता है प्रश्न? संस्कृत वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? जब कुल पूछा जाएगा तब हम कितना बताएंगे? 9 बताएंगे। 9 कैसे आया? एक अ हो गया, एक ई 2, उ 3, री जो है 4 हो गया, री जो है 5 हो गया, ए जो है 6 हो गया, ओ 7 हो गया, आय 8 हो गया और औ क्या हो गया? 9 हो गया। और ये जोड़ा क अंगा और च है, इसमें चला जाएगा हमारा इत संज्ञक वर्ण में चला जाएगा। तो जब भी संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वर वर्ण पूछा जाएगा, संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने स्वर वर्ण है, तो कितना बताएंगे हम? 9 बताएंगे। ठीक, कितना बताएंगे? 9 बताएंगे। अब प्रश्न क्या बनता है कि संस्कृत जब कुल पूछा जाएगा तब 9 बताएंगे। संस्कृत वर्णमाला में ह्रस्व, ह्रस्व यानी छोटा वर्ण, छोटा वर्ण भी बोल सकते हैं आप, ह्रस्व वर्ण कितने हैं? तब हम कितने बताएंगे? 5। कितने बताएंगे? 5 बताएंगे। कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। तो इसको हम क्या क्या नाम देते हैं? एक ह्रस्व नाम देते हैं, एक मूल नाम भी देते हैं। ठीक है, जब मूल नाम करके पूछे तो भी हमें 5 बताना है, ह्रस्व स्वर वर्ण करके पूछे तो भी हमें 5 ही बताना है, मूल स्वर वर्ण। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा ह्रस्व और मूल में। तो इन 5 को कौन कौन से 5 हैं? अ, ई, उ, री, री। ये क्या है? 5 है ना, 1 ये 2 3 4 5। ये 5 क्या है? इसको हम बोलते हैं ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण यानी छोटा स्वर वर्ण। ठीक है, फिर मूल स्वर भी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल स्वर भी। इन 5 वर्णों को हम मूल स्वर वर्ण भी बोलते हैं और ह्रस्व स्वर वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अब यहाँ पे 9 कैसे हुए ये भी लिख लीजिए ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन ना रहे। पहला है हमारा अ, ई, उ, री, री, फिर ए, ओ, आय, आओ। अब देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना 9। तो जब कुल संस्कृत में कुल स्वर वर्ण पूछा जाएगा तब हम कितना बताएंगे? 9 बताएंगे। जब ह्रस्व स्वर वर्ण पूछा जाए या फिर हमारा मूल, क्या पूछा जाए? मूल स्वर वर्ण पूछा जाए या ह्रस्व वर्ण पूछा जाए तब हम क्या बताएंगे? 5 बताएंगे। कौन है 5? अ, ई, उ, री, री। कितने सूत्रों में? 2 सूत्रों में। ये प्रश्न बन गया। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है कि संस्कृत वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला में दीर्घ स्वर वर्ण, क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर वर्ण कितने हैं? तब हम कितने बताएंगे? 4 बताएंगे। 9 में से हमारा 5 निकल गया तो 4 ही बचा ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 4। कौन कौन से हैं? ए, ओ, आए, आओ। ठीक है, ये जो 4 हैं, ए, ओ, आए, आओ, ये चारों क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं। इनको हम मिश्रित या संयुक्त वर्ण भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ए है हमारा और ई से मिलकर बना है, ओ जो है और उ से मिलकर बना है, आई जो है हमारा अ और ए से मिलकर बना है, और जो है अधन ओ से मिलकर बना है। तो 2 वर्णों को मिला के बना है, मिश्रित वर्ण है, तो इसको मिश्रित वर्ण भी बोलते हैं, संयुक्त वर्ण भी बोलते हैं और दीर्घ स्वर वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए आप लोग। इसको हम क्या क्या बोलते हैं? एक तो दीर्घ बोलते हैं, दीर्घ स्वर वर्ण, एक बोलते हैं मिश्रित। मिश्रित क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ए, ओ, आई, औ है 2 वर्णों को मिला के बना है इसलिए। और संयुक्त भी बोलते हैं,
इन तीनों में से यदि कुछ भी पूछा जाए तो उसका आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक, अब इसमें एक बात और है कि ये जो हमारा अ ई उ लिखा है, इसका मतलब है कि अ का मतलब क्या है, यहाँ पे पाणिनि जी ने कह दिया है कि छोटा अ, बड़ा अ, अपलुत अ, तीनों आ गया। क्या आ गया, तीनों आ गया। एक ये हो गया, फिर री है, ये भी बड़ा छोटा हो गया, री है, ये भी बड़ा छोटा हो गया, ए जो है ये छोटा नहीं बनता, बड़ा ही रहता है। अ जो है हमारा क्या है, ये भी दीर्घ है, इसका छोटा नहीं बनता है, इसका भी दीर्घ ही रहेगा, छोटा नहीं बनेगा, हिस्स यानी नहीं बनेगा। अ का भी हमारा हिस्स नहीं बनेगा। तो संस्कृत में जो स्वर वर्ण है कितने सूत्रों में है, 4 सूत्रों में है। कौन कितने जो सूत्र में हिस्स वर्ण है तो 2 सूत्रों में है। अब कितने सूत्रों में दीर्घ वर्ण है तो 3 और 4 यानी 2 सूत्रों में हमारे दीर्घ स्वर वर्ण है। संस्कृत में जब कुल स्वर वर्ण पूछा जाएगा तब हम क्या बताएंगे, 9 बताएंगे। उसमें जो है यदि संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वर पूछा जाए, चाहे हिस्स स्वर वर्ण पूछा जाए, तब हम कितना बताएंगे, 5 बताएंगे। और संस्कृत वर्णमाला में दीर्घ स्वर वर्ण कितने हैं तो हम कितना बताएंगे, 4 बताएंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, दीर्घ, मिश्रित और संयुक्त। इसको दीर्घ वर्ण को हम संयुक्त मिश्रित वर्ण भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो ए है, ओ है, अधन ई और अधन उ से मिलकर बना, यानी 2 वर्णों से मिलने की वजह से ये जो ए ओ आई औ है 2 वर्णों के मिलने की वजह से बना है, इसलिए इसको मिश्रित या संयुक्त भी बोलते हैं। तो ये कंफ्यूजन था आप लोगों का क्लियर हो गया। एक प्रश्न और बनता है, उसको भी जान लीजिए ताकि आप लोगों का कोई डाउट ना रह जाए कि संस्कृत वर्णमाला में ये जो अयुड़ लिखा है, अ ई उ, इसका कहने का मतलब क्या है, अ आ दोनों हो गया, ई ई जो हम हिंदी में छोटा आ बड़ा आ पढ़ते हैं, छोटी ई बड़ी ई पढ़ते हैं, उ इसका भी मतलब क्या हो गया, बड़ा उ। री है, री का मतलब भी क्या है हमारा, दीर्घ री। दीर्घ री और री, छोटे री में क्या अंतर है कि जो छोटा री होगा बस ऐसे होगा, लेकिन जब दीर्घ री लिखेंगे तो उसमें ऐसे 2 बार होगा। देखिए यहाँ पे जो है ये 2 बार रहेगा, तो ये किस में चला जाएगा, दीर्घ री में चला जाएगा। लेकिन जो हमारा री है इसका जो है दीर्घ नहीं बनता है, इसलिए री का है, री ही रहेगा। अब देखिए जब हम आ 2 ये हो गया, ई 4 हो गया, उ 6 हो गया और री कितना हो गया, 8 हो गया। और ये जो हमारा री है इसका जो है दीर्घ नहीं बनता है, सिर्फ री है। तो ये कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5 ये हो गए, और 1 2 3 4 कितने वर्ण हो गए, ये 9 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए। और ये जो हमारा दीर्घ 4 है, दीर्घ स्वर वर्ण जो 4 है कितना हो गया हमारा, 13 हो गया। ये भी प्रश्न बनता है कि संस्कृत में कुल जो है स्वर वर्ण कितने हैं तो 13 बताएंगे, और संस्कृत में मूल स्वर 9 है, या कुल स्वर भी पूछा जाएगा तो भी हम 9 ही बताएंगे। हिस्स स्वर हमारे क्या है, 5 है, अ ई उ री। इसी प्रकार संस्कृत वर्णमाला में दीर्घ स्वर पूछा जाएगा तो 4 है, ए ओ आई औ। तो ये जितने भी प्रश्न हमारे बने हैं संस्कृत वर्णमाला के जो स्वर वर्ण है उनसे जो है हमारा परीक्षा में इतना सारा प्रश्न बनता है। तो संस्कृत का भी अपना स्वर वर्ण है, वो कितने सूत्रों में है, 4 सूत्रों में है। 2 जो है हिस्स है और 2 जो है दीर्घ स्वर वर्ण है। कुल जब पूछा जाएगा टोटल तब तो 13 बताएंगे, और संस्कृत वर्णमाला के आधार पे 9 है, और संस्कृत वर्णमाला में हिस्स वर्ण कितने हैं, 5 है, और संस्कृत वर्णमाला में दीर्घ वर्ण कितने हैं, 4 हैं। और संस्कृत स्वर वर्ण से जितने भी संबंधित प्रश्न बनते हैं वो मैंने सब आप लोगों को करा दिया है। तो चलिए अब अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत के व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग कहाँ से जो है देख रहे हैं मुझे ये भी लिख के बताइएगा, ताकि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो कहाँ तक आप लोगों के लिए पहुंच रही है। क्योंकि मेरा ये चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि हमारे देश में जितने भी लोगों को संस्कृत कठिन लगती है उन लोगों के लिए मैं जो है संस्कृत सरल बना सकूं। ये मेरा जो है संस्कृत जगत में एक छोटा सा प्रयास रहेगा। तो इस प्रयास में आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। आप लोगों के आगे पीछे या 6 लेवल से ऊपर के हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है उन लोगों को इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा और जरूर शेयर भी करिएगा। और आप लोग यदि खुद पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आप लोगों का सपोर्ट
रहा तो और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को मैं ऐसे ही लाती रहूंगी। तो आप लोग फुल्ली सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और जाते जाते मैं यही करूंगी कि हम लोगों को हमेशा जो है स्माइल करके रहना चाहिए, क्योंकि स्माइल करने से हमारे सामने जो भी सिचुएशन आती है वो क्या है, सॉल्व हो जाती है। और माइंड को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखने से क्या होता है कि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है काम करता है, तो हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। ये इस चीज को आप लोगों ने सुना भी होगा, फील भी करते होंगे कि जो आप सोचते हैं वो आप लोगों के चारों ओर वैसा इन्वायरमेंट जो है तैयार हो जाता है। इसलिए माइंड को क्या है, पॉजिटिव रखना है, ताकि हमारे साथ क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, तो स्माइल करिए, पॉजिटिव माइंड रखिए और आपका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। स्वामी विवेकानंद जी की ये लाइनें हैं कि उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। तो इसको आप लोग फॉलो करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।